वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 17वां, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। बाज और सांप इस पाठ का सेशन नंबर यह पहला है। सबसे पहले हम देखते हैं बाज और सांप इस पाठ को लिखे गए लेखक का परिचय। बाज और सांप इस पाठ के लेखक है निर्मल वर्मा। लेखक निर्मल वर्मा, इनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ। इनकी जो विधाएं हैं, उस विधा की लिखने की जो भाषा है वह हिंदी है। अब उन्होंने कौन कौन से विधाएं लिखे हैं उसको हम पढ़ते हैं। विधाओं का अर्थ हमें पता है, जो लिखित रूप में साहित्यकार लिखते हैं उसे कहा जाता है विधाएं। अब विधाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो इन विधाओं में से लेखक निर्मल वर्मा, इन्होंने लिखी हुई विधाएं कुछ इस प्रकार है। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत, पत्र और अनुवाद। तो हमने अब तक देखो कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, इनके बारे में पढ़ा है। यात्रा वृत्तांत में क्या होता है, यह भी विधाओं के अलग अलग प्रकारों में से एक प्रकार है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है कि लेखक जहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ का जो अनुभव उनको आते हैं, ऐतिहासिक स्थानों का या किसी भी कोई भी स्थान पर जाकर यात्रा करते हैं, वहाँ का अनुभव लिखते हैं, उसे कहा जाता है यात्रा वृत्तांत। फिर पत्र, पत्र का अर्थ होता है पत्र, मासिकाएं या पत्रिकाएं, उन्होंने पत्रिकाएं भी लिखी है। अनुवाद, अनुवाद का अर्थ होता है ट्रांसलेशन करना, कि अन्य भाषाओं के लिखित जो विधाएं होते हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। लेखक निर्मल वर्मा, इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 में दिल्ली में हुई। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनके नाम हम जान लेते हैं कौन कौन सी। जैसे कि कहानी संग्रह में उनके प्रसिद्ध कहानियां हैं परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां। इन्होंने नाटक लिखे हैं, उसमें से महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है 3 एकांत। इसके बाद लेखक की प्रमुख कृतियों में देखते हैं उपन्यास कौन कौन से लिखे हुए हैं। वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सूख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, यह उनके लिखे गए। लेखक की अन्य मुख्य कृतियों में है, प्रमुख है उपन्यास। कौन कौन से उपन्यास लिखे हुए उनको पढ़ते हैं हम। वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सूख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, यह उनके प्रमुख उपन्यास की रचनाओं का नाम है। आगे देखते हैं यात्रा वृत्तांत। चिड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, धुंध में उठती धुंध, यह इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। उनके द्वारा लिखे गए निबंध शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, इतिहास, स्मृति, आकांक्षा, आदि, अंत और आरंभ। इसके बाद सर्जना, पथ के सहयात्री, साहित्य का आत्मसत्य, है इनके द्वारा लिखे गए निबंधों के नाम हैं। लेखक निर्मल वर्मा, इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले गए हैं। कौन कौन से सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया है पढ़ते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार इनको मिला है, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया है, राम मनोहर लोहिया अति विशिष्ट सम्मान भी उनको मिला गया है, फिर साधना सम्मान और साहित्य अकादमी का महत्तर सदस्यता के रूप में भी उनको सम्मानित किया गया है। तो यह हुआ लेखक का जीवन परिचय।
अब आते हैं हमारे आज के पाठ की तरफ। जैसे कि हमारे पाठ का शीर्षक कौन सा है, बाज और सांप। बाज और सांप यह लेखक के द्वारा लिखी गई एक बोध कथा है। आपको कहानी बहुत पसंद होती है ना, तो लेखक ने इस कहानी में एक अच्छा सा संदेश हमें दिया हुआ है। पाठ पढ़ने के बाद हमें लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं यह पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, बाज और सांप, इस पाठ में लेखक ने दो चरित्रों का अर्थात दो पात्रों का वर्णन किया हुआ है। एक है बाज और दूसरा है सांप। इस पाठ के द्वारा लेखक ने प्राणियों के, पशुओं के किस प्रकार के उनके स्वभाव की विशेषता होता है इसका वर्णन किया है। अब देखो, ये जो पात्र है लेखक ने लिए हुए, बाज और सांप, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, विरोधी स्वभाव के हैं। बाज जो है वह कैसा है, साहसी प्रवृत्ति का पशु है, उसमें बहुत धाड़स है। जबकि सांप जो है थोड़ा कायरता का प्रतीक है, उसका स्वभाव थोड़ा डरा हुआ सा दिखाई देता है। वह जबकि बाज साहस का प्रतीक है, तब सांप को किसका प्रतीक है, कायरता का। बाज जो है उसको स्वतंत्रता का जीवन बहुत प्यारा है, उसको आजादी प्यारी है और अपनी ही स्वतंत्रता के लिए वो अपना जीवन जोखिम में भी डालने के लिए तैयार है। उसको अपनी जान हथेली पर लेकर वह आकाश में स्वच्छंदता से उड़ता है और जितने भी जीवन में समस्या आते हैं उनका वो निडर होकर, निडरता के साथ उसका मुकाबला करता है। जबकि सांप जो है वह बहुत ही कायर दिखाई दे रहा है, उसे अपने घिसे पीटे जीवन से बहुत प्यार है। लेकिन जब बाज का वह साहसपूर्ण जीवन को देखता है तो उसके इस जीवन से वह प्रभावित और आकर्षित होता है। तो इस प्रकार बाज और सांप, इस पाठ के द्वारा लेखक हमें संदेश देना चाहते हैं, बोध देना चाहते हैं कि हमें बाज की तरह साहसपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, न कि सांप की तरह कायरतापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि जो साहसपूर्ण समस्या से मुकाबला करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, आगे लोग उसी के नाम के गुणगान गाते हैं और लोगों के मन में उसका ही नाम प्रतीत होता है और लोगों के बीच में अमर हो जाता है। अब देखते हैं हमारे पाठ को। पाठ के परिच्छेदों के द्वारा लेखक ने पहले सांप के जीवन का वर्णन किया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। पाठ के परिच्छेदों के द्वारा हम इस पाठ की शुरुआत कर देते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। अब देखिए, लेखक ने पाठ के शुरुआत में ही सांप का वर्णन किया है कि सांप कहाँ पर रहता था, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में। तो देखो, हमें समझ में आ रहा है कि सांप का जीवन कहाँ, कौन से स्थान पर है कि समुद्र के किनारे पर एक बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है और उसके अंदर एक गुफा है। गुफा का अर्थ क्या होता है कि देखो, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पर्वत होते हैं, उसके बीच में जो छोटी सी जगह होती है उसे कहा जाता है गुफा। अब ये गुफा दो प्रकार के होते हैं, एक तो निसर्ग के द्वारा बने हुए गुफाएं होती है और दूसरी होती है मानव के द्वारा निर्मित किए गए गुफाएं। लेखक ने पाठ के शुरुआत में ही सांप के जीवन का वर्णन किया है कि देखो उसका जीवन किस प्रकार से है। समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में जो गुफा होती है, गुफा का अर्थ होता है कि जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पर्वत होते हैं, उसके अंदर जो घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, जो जगह होती है उसे कहा जाता है गुफा। अब गुफा भी दो प्रकार की होती है, एक तो निसर्ग के द्वारा अपने आप बने हुए गुफाएं होती है और दूसरे होते हैं मानवों के द्वारा बने गए गुफाएं। उसे हम मानव के द्वारा जो गुफाएं बने जाते हैं उसे हम टनल भी कहते हैं कि रास्ते बनाने के लिए ऐसे पर्वतों को, चट्टानों को काट कर बनाई जाती है। तो सांप एक अंधेरी गुफा में उसका जीवन व्यतीत कर रहा है। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती है। अब देखिए, जो समुद्र के लहरें जो है, अब देखो किस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करे। अब एक तरफ सांप जिस गुफा में रह रहा है उसके बाजू में ही समुद्र है और समुद्र की जो पानी के लहरें है वह तूफान की तरह विद्रोह करते हुए धूप में, कड़ी धूप में चमकते हुए, झिलमिलाते हुए और दिन भर
पर्वत के चट्टानों से टकराती रहती है। अब देखो समुद्र के जो पानी होते हैं वह एक जगह पर स्थिर होती है नहीं, उसके लहरें कैसे निरंतर यहाँ से वहां लहराते रहते हैं। तो ऐसे जो लहरें हैं वो क्या करते हैं, पर्वत के बड़े बड़े चट्टानों को दिन रात टकराते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सांप का जो जीवन है वह स्थिरता का जीवन हमें प्रतीत हो रहा है, लेकिन लहरों, समुद्र के लहरों का, पानियों का जीवन कैसे होता है, निरंतर आगे बढ़ते रहना, लहराते हुए बड़े बड़े चट्टानों को, पर्वतों के टकराते हुए वह आगे बढ़ती रहती है। पर्वत के अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अब देखो जहां पर सांप रहता था वहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, और उन पर्वत के अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। घाटियों का अर्थ क्या होता है कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनके बीच में से जो जाने के लिए छोटा सा रास्ता होता है, मैदानी रास्ता होता है, उसे कहा जाता है घाटियां। अब देखो इन अंधेरी घाटियों में नदी, अब नदी का जो रूप होता है वह शुरुआत में जब पर्वत से बहती रहती है वह कैसे होती है, छोटी धारा के रूप में बहती है, लेकिन यह नदियां इन छोटी धाराओं में बहते हुए आगे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत उसका रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन नदी कैसी होती है, वो अपना रास्ता, पत्थर हो, पर्वत हो, रास्ता रोकने के प्रयास करते हैं, लेकिन नदी अपना रास्ता वहां पर रुकती है नहीं। किसी भी प्रकार से उन पर्वतों को लगातार टकराते हुए उन पत्थरों को घर्षण के द्वारा क्या कर देती है, उन पत्थरों का टुकड़े कर देते हैं, और फिर अपनी राह निकालते हुए, अपने मार्ग निकालते हुए आगे निरंतर बहते रहते। तो ऐसे एक छोटी सी नदी वहां से बहती हुई बह रही थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती। अब देखो उसका मार्ग निकालते हुए जितने भी रास्ते में बिखरे हुए पत्थर रहते थे, बड़े बड़े पत्थरों को वह तोड़ती रहती थी। अब देखिए जैसे नदी लगातार उन पत्थरों पर बहती रहती है, उससे क्या हो जाता है, घर्षण हो जाता है, और फिर निरंतर बार बार घर्षण करने से बड़े से बड़े पत्थरों का वह तोड़ डालती थी, और इस प्रकार अपना मार्ग ढूंढ लेती थी। शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। अब देखो इस नदी का जीवन सार्थक कब हो जाता है पता है ना हम सबको, कि जब वह आगे निरंतर बहती है और बड़े सागर में जाकर उसका मिलन हो जाता है, तब वह बहुत खुश हो जाती है। तो यही उसके जीवन की सार्थकता होती है कि नदी सागर में मिल जाती है। तो समुद्र की ओर फिर लपकती हुई वेग के साथ दौड़ती हुई बहती है। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। तो देखो निरंतर पत्थरों को तोड़ते हुए आए हुए मार्ग में कितने भी समस्या आते होंगे, फिर भी नदी निरंतर बहते हुए जब वह सागर की ओर लपकती है और समुद्र के साथ उसका मिलाप हो जाता है, मिलाप होना, मिलन होना, जैसे ही उसका मिलाप हो जाता है तो समुद्र के नदी की धारा समुद्र में बहते हुए उसके बड़े बड़े लहरें बन जाते हैं, और वह लहरें अपना आनंद व्यक्त करती हुई सी प्रतीत होती है, जैसे कि लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां। अब देखिए उस अंधेरी गुफा में बैठकर सांप ये सारा नजारा, सारा सौंदर्य देखता रहता था। क्या देखता रहता था कि लहरों का गर्जन, जोर जोर का आवाज, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां। अब देखिए आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, अब देखो पहाड़ियां दिन भर कैसे लगती है, ऊंची ऊंची लगती है, लेकिन जैसे शाम हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, तो ऐसा लगता है कि यह पहाड़ियां आकाश में छिप गई है। टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ी। अब देखिए नदी क्या करती है, सागर से मिलने के लिए जहां पर मार्ग मिलता है टेढ़ी मेढ़ी बल खाते हुए गुस्से से उन आए हुए समस्याओं का सामना करते हुए बढ़ती हुई दिखाई देती है। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी है। अब देखिए सारा नजारा देखकर सांप बहुत खुश हुआ करता था कि इतने सारे गर्जन तर्जन होने के बाद भी उसका जीवन कैसा है, सुखी है और सुरक्षित है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपने गुफा का स्वामी है, अर्थात स्वामी मालिक।
न किसी से लेना न किसी से देना, दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है, सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। तो देखो सांप के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई देती है हमें? नहीं। कठिनाई दिखाई देती है? नहीं। ना उसे किसी दुनिया से, अन्य दुनिया से लेना देना था और न ही किसी समस्या से उसको झुंझना था। तो इस प्रकार उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। देखते ही इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। यहाँ पर कठिन शब्द तो लिखे हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इन कठिन शब्दों के अर्थ आपके नोटबुक में लिखना है और फिर लिखने के बाद हम उसको चेक करेंगे। लिखे जल्दी से, लिख लिए? चलो फिर हम रीचेक कर लेते हैं, आपने आंसर सही लिखे या गलत। घाटी, पर्वतीय प्रदेशों के मध्य का मैदान। लपकना, तेजी से चलना। बल खाना, टेढ़ा होना। गर्जन तर्जन, गरजना और गुस्सा प्रकट करना। स्वामी, मालिक। तो बच्चों, इस प्रकार इन परिच्छेदों के द्वारा लेखक ने हमें सांप का जीवन किस प्रकार से सुखमय था इसका वर्णन किया। आगे लेखक हमें सांप और बाज के जीवन से परिचय कराने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।